तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिवलज क्लासेज में आप लोग को स्वागत है। दिवलज जो है आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव का एक बहुत बढ़िया ही सीरीज शुरू करने वाला है, खास करके वो बच्चे जो क्लास 12th का एग्जाम देंगे 2026 में, उन बच्चों के लिए चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जो है ऑब्जेक्टिव का सेशन स्टार्ट होने वाला है। ये अभी फिलहाल फिजिक्स का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसे ही केमिस्ट्री का और ऐसे ही मैथ का, आपको सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव का सीरीज यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। जो भी बच्चे 2026 में बिहार बोर्ड में अपीयर होने वाले हैं, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड जो है 50% ऑब्जेक्टिव सवाल पूछती है, तो 50% ऑब्जेक्टिव सवाल वो को आप 100% ऑब्जेक्टिव बना करके आप पढ़े, तो पूरी तरह से आपको जो है जो भी सवाल आप ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं वो सारा सवाल आप वहाँ पे अच्छे तरीके से कर पाएंगे। मेरी ये कोशिश रहेगी कि हम हमेशा जो है जो भी सवाल बताएं उसमें पूरा एक्सप्लेन करें, और जो भी उसमें बच्चों का डाउट्स हो सकता है उसको भी मैं अपने तरीके से मैं उसको बता पाऊँ। तो ये मेरा कोशिश रहेगा, और मैं इस तरीके से 1 बाय 1 जो है सवालों को कराने वाला हूँ। तो इसका आप लोग जो है पूरी भरपूर जो है इसका फायदा उठाएं, खास करके जो भी बच्चे हैं दिवलज के हैं या अन्य जगह के जो बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो बिल्कुल उसको फॉलो कर सकते हैं। और लाइन बाय लाइन जो है आपको ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड में आएगा वो बिल्कुल वो सब हम लोग एकदम लाइन बाय लाइन कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला सवाल जो है, ये जो चैप्टर आपका है इलेक्ट्रोस्टैट स्थिर वैद्युतिकी, तो स्थिर वैद्युतिकी का जो चैप्टर है उसी के पहला जो हम यूनिट उठाए हुए हैं आवेश तथा कूलम के नियम। अब आवेश और कूलम के नियम से रिलेटेड जो है पूरा ये सवाल इसमें आपको कराया जाएगा। तो सबसे पहला सवाल है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि हम लोग सब जानते हैं कि दुनिया में सबसे जो है अकेला और सबसे छोटा आवेश जो माना जाता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश को माना जाता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश से छोटा आवेश को हो ही नहीं सकता। तो जो भी आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पे वो होता है, ऑब्वियसली जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव वाला होगा। देखिए प्लस वाला ऑप्शन तो यहाँ ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। अब दो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं माइनस वाले, और चूंकि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो हो जाता है -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। बिल्कुल ये बहुत कम आवेश होता है जो इलेक्ट्रॉन पे पाया जाता है। और ये आवेश देखिए यहाँ पे 10 के पावर 19 पॉजिटिव है, जबकि 10 के पावर -19 है। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रिप्ट ऊपर होना चाहिए था, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं दैट मीन्स -1.6 10 के पावर -19, दिस इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो प्लस नहीं होगा माइनस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है पहला निगेटिव होता है, दूसरा ये आवेश बहुत कम होता है। दिस इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज होता है जो इलेक्ट्रॉन के पास होता है। दूसरा क्या करें, आवेश का संरक्षण का नियम क्या कहता है। तो भाई साहब आवेश का संरक्षण का नियम ये कहता है कि आवेश को आप किसी सिस्टम, कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, उस सिस्टम में आप आवेश को खत्म नहीं कर सकते, आवेश को उत्पन्न नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो नेट आवेश जो होता है वो कुल आवेश अपरिवर्तित रहता है। तो अगर मैं यहाँ पे कहीं, यहाँ पे पहला आवेश है कि आवेश उत्पन्न या नष्ट किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, आवेश को आप उत्पन्न या नष्ट नहीं कर सकते। कुल आवेश परिवर्तनीय होता है, टोटल चार्ज वेरिएबल होता है, जी नहीं, टोटल चार्ज वेरिएबल नहीं होता। कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, यस, टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। तो टोटल जो चार्ज होता है वो कंजर्व रहता है, दिस इज द आवेश संरक्षण का नियम। आवेश केवल धनात्मक होता है, जी नहीं, आवेश ऋणात्मक भी होता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ जो है थर्ड सवाल जो है आपका बिल्कुल सही है। आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। आवेश एक सिस्टम का कंजर्व होता है, वो रिमेन्स कंजर्व, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम लोग चलें तो कहें कि दो समान आवेश एक दूसरे को किस प्रकार की शक्ति से प्रभावित करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि दो समान आवेश की बात हो रही है। अगर ये धनात्मक आवेश है दूसरा भी धनात्मक है, तो जानते हैं कि दो धन आवेश है भाई साहब, है ना। तो दो धन आवेश है तो दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अरे भाई प्लस ना माइनस के फेर में रहेगा, तो अगर प्लस माइनस अगर यहाँ पे रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। प्रकृति का भी नियम है ना, प्रकृति का विपरीत जो लिंग वाले व्यक्ति होते हैं एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। तो जब प्रकृति का ही यहाँ पे रूल चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आवेश में भी जो है विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और कह रहा है कि दो समान आवेश क्या करेंगे, तो दो समान आवेश क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल्सन करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कूलम का नियम किस प्रकार के माध्यम पर निर्भर करता है। अब कूलम का नियम जो है किस माध्यम पर डिपेंड करता है, माध्यम की डेंसिटी पे, माध्यम की परमेबिलिटी पे, परमिटिविटी पे,
माध्यम का आयतन पर, इनमें से कोई नहीं। तो एक बात को थोड़ा समझते हैं, कूलम्ब्स का नियम कहता क्या है कि भाई साहब यदि मान लीजिए 2 पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, इन दोनों के बीच जो भी बल लगेगा, ठीक है, कि Q1 इंटू Q2 डिवाइड बटा आर स्क्वायर, आर इन दोनों के बीच की दूरी है। ये जो बल का जो परिमाण हमने लिखा है, मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा है, जो मैग्नीट्यूड है वो Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर है। और ये डिपेंड कर रहा होता है माध्यम की परमिबिलिटी पे। थोड़ा सा अगर मैं देखूं यहाँ पे तो माध्यम के परमिबिलिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर K नाम का कांस्टेंट आता है और इस कांस्टेंट को जब आप ऑपरेट करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है। यहीं पे एक एप्सिलॉन आर आता है यदि इसके बीच में आप कोई दूसरा माध्यम फिल कर दिए हो, जैसे मान लो हवा नहीं है, उसके जगह पे पानी है या कोई अन्य माध्यम है, तो उसी के लिए बताने के लिए यहाँ पर रिलेटिव परमिबिलिटी आता है, ठीक है, सापेक्ष पारगम्यता आता है, परमिटिविटी आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कूलम्ब के जो नियम है वो माध्यम पर भाई डिपेंड करता है, नो डाउट। अगर माध्यम चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे कूलम्ब के नियम में परिवर्तन आ जाएगा, मतलब जो बल लगेगा इन दोनों के बीच में वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग चले तो कूलम्ब का नियम किस पर लागू होता है? कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल टू स्थिर बिंदु आवेश पर, गतिशील आवेश पर, पृथ्वी और चंद्रमा पर, धारे वाले तारों पर। तो भाई धारा के दिशा पे तो या धारा पे लगता नहीं, पृथ्वी चंद्रमा पे वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। अब बात यहाँ पे गतिशील आवेश और स्थिर आवेश, ये दो आवेश है। कान खोल करके सुन ले, कूलम्ब का नियम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब रुके हुए बिंदु आवेश पे लगता है। ध्यान दें, आवेश रुका होना चाहिए, आवेश बिंदु होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए, उन्हीं दोनों के बीच आप कूलम्ब्स का रूल लगा सकते हो। तो दैट मीन्स स्थिर बिंदु आवेश के लिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, कि स्थिर बिंदु आवेश के लिए जो है कूलम्ब के नियम लगाया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो बल पर क्या प्रभाव होगा? बहुत अच्छा सवाल है कि भाई साहब मान लीजिए कि आवेश रखा हुआ है Q1 Q2 और इन आवेशों के बीच की दूरी हमने बढ़ा दी। अब बढ़ाया कितना कर दिया है? दुगना कर दिया। Q1 Q2 को उतना ही रखा, बस डिस्टेंस को हमने बढ़ा दिया, दुगना कर दिया है। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, हम थोड़ा सा एनालॉजिकल बात को अगर हम समझें तो एक लाइन में आंसर दिया जा सकता है, या आप इसको बना के भी दे सकते हो कि दुगनी मान लिए तो 2r डिस्टेंस हो गया, दोनों के बीच में बल निकालेंगे, है ना। यहाँ पे बल निकाला जाएगा F बराबर K/Q1 Q2 डिवाइड बटा आर स्क्वायर, यहाँ बल निकालेंगे K/Q1 Q2 डिवाइड बटा आर स्क्वायर, आर की जगह 2r हो जाएगा क्योंकि अब दुगना कर दिया है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर ध्यान दें कि जो बल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, इनके बीच जो लग रहा है वो दो बातों पे डिपेंड कर रही है। एक तो दूरी पे डिपेंड करती है, दूसरा चार्ज का गुणनफल पर डिपेंड करती है। तो दूरी पे ये इनवर्स स्क्वायर के रूप में डिपेंड करती है कि नहीं? तो अगर इनवर्स स्क्वायर के रूप में डिपेंड कर रही है तो यदि मैं यहाँ पे आवेशों के बीच की दूरी क्या कर दूं? दुगनी कर दूं। तो यदि मैं दुगनी कर दूं तो आर को यदि मैं दुगना करूंगा तो एफ और ना बढ़ जाए और घट जाएगा, है ना। बढ़ेगा नहीं, घटेगा, क्योंकि आपने दूरी बढ़ाया है। वैल्यू को जितना बढ़ाओगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साथ है ये, तो जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ही घटेगा वो, तो 4 गुना घट जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर जो है 1/4 आर स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि दुगना हो जाएगा, जी नहीं, आधा हो जाएगा, जी नहीं, चौथाई हो जाएगा। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चौथाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम दूरी बढ़ाओगे, दूरी जैसे ही बढ़ेगा दोनों के बीच में, तो और घटेगा फोर्स, है कि नहीं। दुनिया बढ़ेगी, फोर्स घटेगी। अगर दूरी यहाँ पे घटता तो फोर्स ऑटोमेटिक बढ़ता, और इस तरीके से बढ़ता, अगर इसको हम रिलेशन यहाँ पे समझ पाया तो। नेक्स्ट अगर हम देखें कि एसआई इकाई आवेशों की क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में पूछ रहा है। तो चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है, हम लोग सभी को जानते हैं कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम्ब होता है ना। कूलम्ब साहब ने इसका एसआई यूनिट दिया, तो दैट मींस कूलम्ब। अच्छा, स्टैट कूलम्ब भी होता है जो कि सीजीएस यूनिट होता है। एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो एक कूलम्ब चार्ज में भाई साहब कितना आवेश होता है, इसको निकालने के लिए थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। जैसे अगर हम कहें कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है वो है कितना, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब। अब थोड़ा इसको रिवर्स लिखो कि 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब आवेश है एक इलेक्ट्रॉन पे। तो एक कूलम्ब आवेश होगा 1 डिवाइड बाई 1.6 गुने 10 के पावर -19 इलेक्ट्रॉन पे। इसको अगर आप सोल्व करोगे, ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई 1.6 गुने 10 के पावर 19 हो जाएगा। इसको थोड़ा आप सोल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो इक्वेट होकर के लगभग 6.25 गुने 10 के पावर 18 के अबाउट में आ जाएगा।
तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन 6.25 10 के पावर 18। ये यहाँ पे पावर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पावर लिखा हुआ है 10 के पावर 18। यहाँ पे तो ये 10 के पावर 83 बिल्कुल गलत है। ये 9.1 तो मास इलेक्ट्रॉन का, और ये होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आवेश का गुण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अब अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें कि कौन सा प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज नहीं है। चार्ज के प्रॉपर्टी क्या क्या बताए थे? पहला क्वांटाइजेशन, भाई साहब प्रॉपर्टी है, क्योंकि चार्ज क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज का मतलब क्या बताया था कि यदि किसी ऑब्जेक्ट से अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट से चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल में ही होगा, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इंटीजर होगा, ठीक है, तो इंटीजर संख्या होगी, इसीलिए इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और इसको भी फॉलो करता है, तो ये तो फॉलो करेगा। संरक्षण वाला भी फॉलो करेगा, थोड़ा सा संरक्षण वाला भी सही है, लेकिन बोला कौन गलत है? नॉट अ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नहीं है। आकर्षण और प्रतिकर्षण बिल्कुल करेगा, सेम चार्ज रहेगा तो यहाँ पे विकर्षण करेगा, और प्लस माइनस रहेगा तो यहाँ पे आकर्षण करेगा, तो ये भी यहाँ पे संभव है। अच्छा, तीसरा बात क्या है? गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, जो चार्जों के बीच में कभी भी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल लगता है हमेशा द्रव्यमानों के बीच में, तो ये बल नहीं लगेगा। इसमें गुरुत्वाकर्षण क्या है? यहाँ पे ऑप्शन वाइज सही है, बट स्टेटमेंट वाइज गलत है। ओके यहाँ पे ऑप्शन वाइज सही है कि कौन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है विद्युत आवेश किसके कारण उत्पन्न होता है? आवेश जो है किसके कारण उत्पन्न होता है? कौन उत्पन्न करते हैं? द्रव्यमान में परिवर्तन के कारण, इलेक्ट्रॉन के गति के कारण, परमाणु का विभाजन के कारण, कि गुरुत्वाकर्षण के कारण? अब ध्यान से समझें, आवेश का उत्पत्ति जो है एक्चुअल में अगर देखा जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर ये परमाणु है या एटम है, तो एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में जो भी है इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या प्रारंभिक में बराबर रहती है, तो वस्तु या एटम जो है वो क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। लेकिन जैसे उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन आउट होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, भाई साहब इस पे क्या आ जाती है? पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। और जैसे ही किसी एटम में जाकर के इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, तो क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ही मुख्य कारण है चार्ज आवेशित होने का, चार्ज उत्पन्न होने का, या किसी वस्तु पे चार्ज आने का। तो हम लोग यहाँ पे जो ऑप्शन में टिक करेंगे वो इलेक्ट्रॉन की गति कर सकते हैं। बिकॉज अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया या इलेक्ट्रॉन किसी सिस्टम में आ गया, तो उस सिस्टम में इफेक्टिवली जो है या तो इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट घटेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, या इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो चार्ज उत्पत्ति का जो मेन कारण है वो इलेक्ट्रॉन को ही दिया जाता है। नेक्स्ट अगर देखें, यदि दो आवेशों के बीच बल शून्य है तो इसका कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? इफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज जीरो, द पॉसिबल रीजन इज, कह रहे कि दो चार्जेस के बीच के जो फोर्स हैं, दो आवेशों के बीच का जो बल है वो शून्य है, तो क्या हो सकता है? दो समान राशि के हैं, दो विपरीत राशि के हैं, वे एक दूसरे के बहुत दूर हैं, इनमें से कोई नहीं। ये बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। कह रहे कि दो आवेशों के बीच बल शून्य है, तो भाई साहब दो आवेशों के बीच में बल शून्य कब होगा? बताइए। अगर मैं कहूं कि दोनों समान राशि के हैं, मतलब दोनों धनात्मक है, तो क्या बल शून्य लगेगा? ऐसा तो नहीं है, बल तो लगेगा प्रतिकर्षण वाला, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। दो विपरीत राशि के हैं, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो भी बल लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। वे एक दूसरे से बहुत दूर हैं, यस, ये हो सकता है कि यदि मैं क्या करूं कि दोनों आवेश को बहुत दूर रख दूं, बहुत दूर रख दूं, क्योंकि F बराबर होता है K Q1 Q2 डिवाइड बटा R स्क्वायर। यदि मैं R को टेंस टू इन्फिनिटी कर दूं, तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बहुत दूर कर दिया मैंने, तो जैसे इसको बहुत दूर करूंगा तो R टेंस टू इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी होगा तो इन्फिनिटी से डिवाइड मारोगे तो F क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो बल जो है वो जीरो तब पॉसिबल है जब दोनों आवेश बहुत दूर हो। बात समझ रहे हैं? या दोनों आवेश, अगर आवेश की वैल्यू ही लगभग जीरो के बराबर हो तो भी कुछ न कुछ बल रह जाएगा। इसीलिए अगर दूरी बहुत ज्यादा मेंटेन है उनके बीच में, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों के बीच में बल जो है जीरो हो सकता है। अब अगर ये आवेश ही जीरो हो, उस केस में, जीरो का मतलब उस पर आवेश ही नहीं हो, ठीक है, उस केस में दोनों पे बल शून्य हो सकता है, यदि इंडक्शन ना हो तो, ठीक है। अगला अगर हम देखें, आवेश का क्वांटाइजेशन का क्या दर्शाता है? व्हाट डज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट? तो क्वांटाइजेशन का मतलब अभी जस्ट बताया है कि क्वांटाइजेशन में क्या होता है कि आवेश जो ट्रांसफर होता है Q, वो Ne के फॉर्म में होता है, जहां पर n जो है वो इंटीजर संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है, और E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। कि अगर किसी सिस्टम से अगर चार्ज निकल रहा है और इस पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और इस पे चार्ज डेवलप हो रहा है, तो ये जो चार्ज की वैल्यू है
वो कुछ n इंटू ई के फॉर्म में होगा, कभी भी हाफ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि 1/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता चार्ज कभी भी। तो ये नहीं होगा, जब भी होगा तो क्वांटाइज्ड होगा, मतलब एक पूर्णांक संख्या में होगा। तो आवेश छोटे छोटे पूर्णांक गुणकों में होता है। दिस इज द आंसर कि वो जो है इंटीजर फॉर्म में होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें एक शरीर का शुद्ध आवेश, मतलब अ बॉडी हैज अ नेट चार्ज ऑफ +5 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स, कह रहे मान लीजिए कि कोई बॉडी है और इस बॉडी के पास जो है +5 इलेक्ट्रॉन आवेश है। इसका मतलब क्या है, इनमें से 5 इलेक्ट्रॉन कम है, इनमें 5 प्रोटॉन ज्यादा है, इनमें 10 प्रोटॉन है, इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जी नहीं। बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होता है? बॉडी पॉजिटिवली चार्ज तब होता है जब इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो इस पे प्रोटॉन डेवलप हो जाता है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज डेवलप हो जाता है। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में रहता है, मतलब पॉजिटिवली इफेक्ट डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब इसकी वजह से पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन निकला होगा उतना ही इस पे आया होगा पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। अगर किसी सिस्टम पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो पॉजिटिव चार्ज, किसी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट चलते हैं आगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में किस पदार्थ की स्थिति सबसे ऊपर होती है? ये बहुत अच्छा सवाल है कि सबसे ऊपर कौन सा होता है भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में। तो अगर किसी को याद हो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, ठीक है, तो उसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो सबसे ऊपर में रहता है फर। फर जो है सबसे ऊपर रहता है। बात समझ रहे हैं? सबसे ऊपर फर होता है। इसके बाद जो है आपका एम्बर, रबर और कांच आता है, ठीक है। तो इस तरह से वो चलता है, लेकिन सबसे ऊपर फर रहता है। इसलिए फर जब भी किसी दूसरे मटेरियल के साथ वो रगड़ाता है ना, जैसे बिल्ली के खाल को आप एबोनाइट के रड से रगड़ दो, ठीक है, तो बिल्ली के खाल या बिल्ली के जो फर है उसको एबोनाइट के रड से जैसे ही रगड़ोगे तो ये जो फर होते हैं बिल्ली के वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो एबोनाइट रड होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका होने वाला है वो ऊपर वो फर होगा। यदि दो समान आवेशों को निकट लाया जाए तो क्या होगा? इफ टू सिमिलर चार्जेस आर ब्राउट क्लोज टुगेदर, दे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, कोई क्रिया नहीं होती, एक हो जाते हैं। तो भाई साहब दो समान आवेश अभी जस्ट बताए थे, वही सवाल रिपीट कर गया है। दो समान आवेश एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो इनके बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण, रिपेल ईच अदर, दिस इज प्रतिकर्षण, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग चले, आवेश की एसआई मात्रा क्या है, वही सवाल रिपीट कर गया, ठीक है, दैट मीन्स कूलम्ब। आगे हम लोग चलते हैं, निम्न में से कौन सा स्थैतिक बिजली का उदाहरण है? इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका उदाहरण है। विद्युत मोटर, सौर पैनल, कंघी द्वारा बालों का रगड़ना, ट्रांसफार्मर। यस, अब देखिए विद्युत मोटर में क्या होता है कि करंट जनरेट करता है ये, ठीक है। तो ये करंट जनरेट कर रहा होता है विद्युत मोटर। और बात कर रहे होते हम लोग सौर पैनल के बारे में। सौर पैनल जो है वो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। लेकिन कंघी को जैसे हम लोग बालों में रगड़ते हैं, तो कंघी को बालों में जैसे ही रगड़ते हैं तो बाल से इलेक्ट्रॉन निकले कहाँ चला आता है, कंघी में। क्योंकि फर जो होते हैं, जो भी हेयर्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव गुण पाया जाता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन निकलने कहाँ चला जाता है, कंघी में। थोड़ा सा मैं इसको बता दे रहा हूँ कि मान लो बाल है और ये आपके कंघी हैं, तो जैसे ही दोनों के बीच में रगड़ा जाता है तो बाल पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और जो कंघी हमारा इस पे क्या जाता है, निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो दैट मीन्स कंघी जो है बाल के द्वारा रगड़ने पे वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, मतलब एक जगह पे इलेक्ट्रिक चार्ज को इकट्ठा करने वाला वो प्रॉपर्टी आ जाता है उसके पास। अगला है कूलम्ब का नियम किस प्रकार का बल बताता है? व्हाट टाइप ऑफ फोर्स डज कूलम्ब्स लॉ डिस्क्राइब? तो कूलम्ब्स लॉ भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे डिस्क्राइब है। ऐसा थोड़े घर्षण बल बताता है, चुंबकीय बल बताता है, गुरुत्वाकर्षण बल बताता है। कूलम्ब का नियम दो चार्ज के लिए दिया गया कि दो चार्ज, वो भी कैसा होना चाहिए, बिंदु वाला, वो भी जो है चार्ज बिंदु वाला होना चाहिए। और उन बिंदु वाले चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है ना, कूलम्ब के नियम से, वो हम लोग निकालते हैं K(Q1) Q2 बटा R²। दिस इज द फोर्स ड्यू टू द चार्ज। बात समझ रहे हैं? उन चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज द K(Q1 Q2 बटा R²। ये जो है विद्युतीय बल है, गुरुत्वीय चुंबकीय सब नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, यदि दो आवेशों की मात्रा दुगनी कर दी जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल सिंपल सवाल है भाई साहब। बल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2 का। बल जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 बटा थोड़ा सा
1/r² का। तो अगर कह रहा है कि यदि मैं दोनों आवेशों की मात्रा दुगनी कर दूं, दोनों क्या कर दूं, दुगनी कर दूं, तो जैसे ही आप दोनों को दुगनी करेंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 2q1 इंटू 2q2, दैट मीन्स 4 टाइम्स, चूंकि 2 से क्या हो जाएगा, गुना दोनों में हो जाएगा, 2 दूना 4, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। दिस इज ऑप्शन नंबर सी।